ग्रोथ का टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था और वहाँ हमने ग्रोथ की डेफिनेशन, ग्रोथ के डिफरेंट टाइप्स, ग्रोथ कर्व, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी के एक रिलेटेड हेडिंग पर बात करते हैं जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी विभेदन। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब है जब कोई कोशिका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिजियोलॉजिकली रेडी हो, कार्यकीय रूप से वो कार्य करने में सक्षम हो। यानी वो फिजियोलॉजिकली एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब वो रेडी हो जाती है, तब उस कोशिका को हम एक डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। किसी कोशिका को डिफरेंशिएट होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो कोशिका में जो चेंजेस आए वो सभी कोशिकाओं में समान हो। होने वाला कोई भी चेंज जो उस कार्य के लिए जरूरी है वो ही होगा, और वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होना संभव है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखें जो डिफरेंशिएशन के लिए हैं। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल जो छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं वो हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस का ना पाया जाना उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ाता है। ये डिफरेंशिएशन है। वो कोशिका मरी नहीं है, दैट्स अ लिविंग सेल, बट लॉस ऑफ न्यूक्लियाई मेक्स अ वॉल्यूम टू कैरी द बिगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह का प्लांट किंगडम में जो उदाहरण है वो लॉस ऑफ न्यूक्लियस है इन मैच्योर सी एलिमेंट्स। सी ट्यूब में एंजियोस्पर्म में कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम जब एनाटॉमी में टिश्यू पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एग्जांपल जो हम यहाँ डिफरेंशिएशन के देखने वाले हैं वो हमें वही देखने को मिलते हैं। जैसे कोलेनकाइमा, जिसे स्थूल कोणों तक कहा जाता है। कोलेनकाइमा में सबसे कॉमन टाइप जो कोलेनकाइमा का है वहाँ उसके कॉर्नर्स पर थिकनिंग्स का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो थिकनिंग्स कहाँ होंगी, प्लस यानी सेल में किस लोकेशन पर वो थिकनिंग्स होंगी, वो किस वॉल पर होंगी, प्राइमरी पर या सेकेंडरी पर। तो कोलेनकाइमा में थिकनिंग्स प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी थिकनिंग्स नहीं पाई जाती। प्लस वो एक लिविंग सेल है। अगली बात, कोलेनकाइमा में जो थिकनिंग है उसका मटेरियल क्या होगा, ये सब उसका पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो कोलेनकाइमा में जो थिकनिंग मटेरियल है वो पेक्टोसेल्यूलोज है। पेक्टोसेल्यूलोजिक थिकनिंग्स का पाया जाना ऑन प्राइमरी वॉल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफरेंशिएटिंग मार्क है कोलेनकाइमा सेल्स का। इसके अलावा और एग्जांपल हम इस चीज के देखें डिफरेंशिएशन के, तो अन्य उदाहरणों में डिफरेंशिएशन के जैसे स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक,
हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर थिकनिंग किस वॉल पर है, थिकनिंग का मटेरियल क्या है, ये सब डिफरेंशिएशन में शामिल है। यहाँ पर स्क्लेन कायमा में कॉलन कायमा के विपरीत यहाँ जो थिकनिंग मटेरियल है वो लिग्निन होगा। लिग्निन की थिकनिंग्स यहाँ पर पाई जाती है और ये लिग्निन के थिकनिंग्स जो है वो सेकेंडरी वॉल पर पाए जाते हैं। यहाँ पेप्टोसेलुलोज की थिकनिंग है प्राइमरी वॉल पर, यहाँ लिग्निन की थिकनिंग्स है सेकेंडरी वॉल पर। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है यहाँ स्क्लेरन कायमा सेल्स का। डिफरेंशिएशन का अगला उदाहरण हम देखें, नंबर 4 एग्जाम्पल, जैसे कॉर्क या जिन्हें हम फैलम सेल्स कहते हैं। कॉर्क या फैलम सेल्स में जो थिकनिंग का मटेरियल है वो सुबेरिन है और सुबेरिन का ये मटेरियल सेकेंडरी वॉल पर पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्क सेल्स का। इसी तरह सुबेरिन से बनी कैस्पेरियन थिकनिंग्स का पाया जाना कैस्पेरियन थिकनिंग्स कहाँ पाई जाती है? एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि जो रूट की एंडोडर्मिस है वहां पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं जो सुबेरिन की बनी होती है। कैस्पेरियन थिकनिंग्स ऑन एंडोडर्मिस ऑफ रूट, ये सुबेरिन की बनी होगी। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक बढ़िया एग्जाम्पल जो डिफरेंशिएशन का है वो है वेसल्स का और ट्रैकिड्स का, वाहिका और वाहिनी का, जिन्हें हम कुल मिलाकर वाहिनिकीय तत्व कहते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहते हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स को मिलाकर। इन ट्रैकियरी एलिमेंट्स में क्योंकि पानी भरा जाना है और वो पानी रूट से स्टेम की ओर और लीफ की ओर फर्दर गति करता है, जो हम जानते हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट होगा, उस पानी के साथ साथ मिनरल्स भी रूट हेयर से लेकर लीफ की सरफेस तक जाएंगे। ये सारा जो काम है इसके लिए उस पानी को ऊपर ले जाने वाले एलिमेंट्स का खोखला होना, हॉलो होना एक कैरेक्टर होना चाहिए, तभी उसके अंदर पानी की गति हो पाएगी। खोखला होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, यानी उस कोशिका में जीव द्रव्यक नहीं हो, तभी वो कोशिका खोखली हो पाएगी। जीव द्रव्यक ना होने का मतलब क्या है? जीव द्रव्यक कह रहा हूं मैं, याद रखें, प्रोटोप्लास्ट कह रहा हूं। तो प्रोटोप्लास्ट का जब लॉस होगा तो अंडरस्टूड न्यूक्लियस का लॉस हो जाएगा और कोशिका मृत हो जाती है। यानी कुल मिलाकर वेसल्स में डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट यानी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक सभी की हानि होगी, प्रोटोप्लास्ट की मृत्यु हो जाती है। तो बचती क्या है? सिर्फ कोशिका भित्ति। उस कोशिका भित्ति पर डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट होने से कोशिका कैसी हो गई? हॉलो हो गई, खोखली हो चुकी है। इस कोशिका के खोखला होने से ये एक सतत कॉलम, सतत स्तंभ बन जाएगा जल का, कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि अब ये हॉलो हो चुका है।
साथ ही साथ यहाँ पर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि पानी उसके अंदर टिका रहे, एडेसिव फोर्सेस लागू हो, जैसे हमने चैप्टर 1 यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिग्निन की थिकनिंग्स का पाया जाना, लिग्निन की थिकनिंग्स का पाया जाना कहां पर? सेकेंडरी वॉल पर। ये लिग्निफाइड थिकनिंग्स का सेकेंडरी वॉल पर पाया जाना भी वेसल एलिमेंट्स का, ट्रेकेरी एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी यहाँ डिफरेंशिएशन होने के लिए डेथ का होना जरूरी है। हमने शुरू में ही कहा कि डिफरेंशिएशन हो जाने का मतलब है कि एक कोशिका एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गई है, और ट्रेकेरी एलिमेंट्स का काम है खुद को खोखला बनाए रखना, ताकि जल उसके अंदर भरा जा सके, एक सतत जल स्तंभ का निर्माण उसके अंदर हो सके। एक कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर कैन बी क्रिएटेड, सो इट रिक्वायर्स डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट hollow, so that it can become a hollow structure, and lignified thicknings on secondary wall to create the adhesive force required to maintain the continuity of water column। ये सारी चीजें एसेंशियल होंगी वेसल्स के डिफरेंशिएशन के लिए। तो हमने डिफरेंशिएशन या विभेदन के ये 6 बढ़िया एग्जाम्पल कोट किए हैं। हमें डिफरेंशिएशन की परिभाषा और इन 6 एग्जाम्पल कॉमन या आप अन्य एग्जाम्पल भी इसमें उपयोग कर सकते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1 मार्क और 2 मार्क दोनों तरह का सवाल है जिसे हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड 2 छोटे वर्ड और हैं जिनकी हमें परिभाषा पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड एक और वर्ड है डी डिफरेंशिएशन, यानी विविभेदन। विविभेदन का मतलब है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? एक टेम्परेरी सेल का, एक टेम्परेरी या डिविजिबल सेल का परमानेंट हो जाना विभेदन था। लेकिन अगर एक परमानेंट सेल वापस डिविजिबल सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी वो पुनर्विभाजनशील या विभेदकी कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, तब हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन का होना। ये भी फीचर हमें एनाटॉमी में देखने को मिलता है, जहां कोई प्राइमरी परमानेंट सेल कन्वर्ट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण करती है। जैसे एक सेल जो कॉर्टेक्स का है, अगर वो कॉर्टेक्स का सेल फेलोजन का निर्माण कर दे तो वो ये कंप्लीट उदाहरण है। अब ये कोशिका क्या करेगी? फिर से परमानेंट सेल बनाएगी, जिन्हें हम सेकेंडरी परमानेंट सेल कहते हैं। ये सारी चीजें आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। और तब हमारे सामने एक तीसरा वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं पुनर्विभेदन। पहला था डिफरेंशिएशन, विभेदन, फिर हुआ डी डिफरेंशिएशन यानी विविभेदन, और तीसरा रीडिफरेंशिएशन यानी पुनर्विभेदन। डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ? परमानेंट सेल ने डिविजिबल सेल बनाई, और अगर ये डिविजिबल सेल वापस से एक परमानेंट सेल बना दे, लेकिन वो परमानेंट सेल क्या कहलाएगी? सेकेंडरी परमानेंट सेल, द्वितीयक स्थायी कोशिका कहलाएगी। अगर इस तरह की द्वितीयक स्थायी कोशिका का निर्माण होता है, तब हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन या पुनर्विभेदन उस चीज को कहा जाता है।
सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलम, फैलोडर्म, ये सारे जो ऊतक है ये सब सेकेंडरी परमानेंट सेल के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर बड़े टॉपिक्स के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।